बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू अपनी पत्नी रजनी के साथ रहता था। वो लकड़ियां काटकर अपने घर का गुजारा करता था। वो अपने दोनों बच्चों को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करता था। राजू की पत्नी रजनी अपने पति के सभी कामों में उसकी मदद करवाया करती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं। तभी एक बड़ा पेड़ दोनों पति पत्नी के ऊपर गिर जाता है, जिस कारण से दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। जब ये बात वैष्णवी और विशाल को पता लगती है तो वो दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद वैष्णवी अपने भाई विशाल को संभालती है और कुछ आस पड़ोस के लोगों की मदद से वो दोनों भाई बहन अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिसके बाद से उन दोनों भाई बहनों की पढ़ाई छूट जाती है और वो दोनों भी अपने पिताजी की तरह जंगल से लकड़ियां काटते और उसे बाजार में बेचते, जिससे कि उनको 2 समय का खाना मिल सके। एक बार रोज की तरह वैष्णवी और विशाल जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं। तभी विशाल को एक अद्भुत चमकता हुआ चिड़िया का पंख मिलता है। दीदी देखो, ये कितना चमकदार और सुनहरा चिड़िया का पंख है। हाँ भाई, ये वही पंख है जिसके बारे में लोग कहते हैं वो चिड़िया गाती है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि उस चिड़िया को पकड़ना मुश्किल है। अच्छा, ऐसी बात है क्या दीदी? तो फिर मैं उस पंख को राजा सुरेंद्र सिंह के पास लेकर जाता हूँ, क्योंकि ये पंख हमारे किसी काम का भी नहीं है। मैं राजा जी के पास ये पंख लेकर जाऊंगा तो वो मुझे इस पंख के बदले खूब सारे पैसे देंगे। मुझे तो नहीं लगता भाई कि राजा तुम्हें इसके बदले कोई इनाम देंगे। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। तुम मेरी बात मानो, राजा जी के पास मत जाओ। इसलिए तुम इस मुसीबत को यहीं पर फेंक दो और सब कुछ भूल जाओ। दीदी, आप ये क्या कर रही हो? ये सुनहरा पंख हमारे लिए एक अच्छा अवसर है। अब आप ज्यादा मत सोचो और मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, जाओ भाई तुम, पर अपना ध्यान रखना। के बाद विशाल खुशी खुशी राजा सुरेंद्र सिंह के पास चला गया और उसने सुनहरे गाने वाली पक्षी के बारे में राजा जी को बताया और राजा जी को वो सुनहरा पंख दिया। राजा जी, मुझे ये सुनहरा गाने वाली चिड़िया का पंख मिला है, इसीलिए ये पंख मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत खूब नौजवान, पर मुझे इस गाने वाली चिड़िया का एक पंख नहीं चाहिए, इसीलिए तुम जाकर उस गाने वाली सुनहरी पक्षी को लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें जंगली जानवरों के आगे छोड़ दूंगा। राजा जी के इतना कहते ही विशाल के तो होश उड़ जाते हैं। उसके लिए सुनहरी गाने वाली चिड़िया को पकड़ना काफी मुश्किल था। वो उदास मन से राजमहल से निकल जाता है और घर जाकर खूब रोता है। भाई को रोता हुआ देखकर वैष्णवी पूछती है, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? दीदी, मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। जब मैं राजा सुरेंद्र जी के पास गया तो राजा जी ने मुझे कहा कि उन्हें मेरा सुनहरा पंख नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें वो चिड़िया चाहिए, और अगर मैंने उनको चिड़िया लाकर नहीं दी तो वो मुझे जंगली जानवरों के आगे छोड़ देंगे। अब मैं राजा को वो सुनहरी चिड़िया कहाँ से लाकर दूं? चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बस तुम राजा जी से जाकर बोलो कि वो हमें बाजरे के दानों की 100 बोरियां दे दे, जिसे हम राजा के सबसे बड़े खेत में बिखेर सके, जिससे उनको वो सुनहरा गाने वाला पक्षी मिल जाएगा। उसके बाद विशाल राजा के पास जाता है और 100 बोरी बाजरे के दानों की मांग करता है और फिर अगले दिन राजा के कुछ सिपाही बाजरों के दानों को पूरे खेत में फैला देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। भाई, अब हमें उस चिड़िया के आने का इंतजार करना होगा। इसके बाद वे दोनों भाई बहन खेत में ही बैठकर चिड़िया के आने का इंतजार करने लगे। उसके बाद अचानक उन्हें एक चिड़िया दिखी। वो कोई और नहीं बल्कि वो सुनहरी गाने वाली चिड़िया थी, जो कि दाने खाने के लिए आई थी। जब वो चिड़िया गाना गाती है तो उन दोनों भाई बहनों को विश्वास हो जाता है कि वही सुनहरी चिड़िया है। जिसके बाद वे दोनों भाई बहन छुप कर के चिड़िया को देखने लगते हैं। भाई, ये वही चिड़िया है, अब जल्दी से आप जाओ और जाल लेकर आ जाओ। इसके बाद विशाल बड़ी फुर्ती से वो जाल उठाया और बिना समय गवाए उस सुनहरे गाने वाली चिड़िया को पकड़ लिया और खुशी खुशी उस चिड़िया को राजा सुरेंद्र सिंह के पास ले गया। ये लीजिए महाराज, मैं आपके कहे अनुसार उस सुनहरी गाने वाली चिड़िया को पकड़कर ले आया हूँ। अति सुंदर, मैंने इसके बारे में जितना सुना था ये उससे भी ज्यादा सुंदर है। तुम बहुत बहादुर हो, पर तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं होती है। अगर तुम मेरे लिए सुनहरी चिड़िया को लेकर आ सकते हो तो तुम जरूर मेरे लिए बगीचे की सुनहरी बाल वाली रानी सिंड्रेला को भी लेकर आ सकते हो। तुम इस रानी को मेरे पास लेकर आओ, वरना सारे जंगली जानवर अभी भी अपने शिकार का इंतजार कर रहे हैं। विशाल इस बार बहुत ज्यादा डर जाता है। मैं एक बेजुबान पंछी को झांसा दे सकता हूँ, पर एक जीवित व्यक्ति को झांसा देना बहुत ही मुश्किल है महाराज। विशाल घर जाके ये सारी बात अपनी बहन वैष्णवी को बताता है। ये सब सुनकर वैष्णवी कहती है, भाई तुम राजा जी को जाकर कहो कि वो तुम्हें एक घोड़ा और बेहोश करने वाला गुलाब दे, जिससे कि हम उस सुनहरे बाल वाली राजकुमारी को बेहोश करके राजमहल में लेकर आ सकते हैं। विशाल राजा से जाकर घोड़े और गुलाब की मांग करता है, जिसके बाद राजा विशाल को वो सब कुछ दे देता
देता है। जिसके बाद विशाल उस गुलाब के साथ घोड़ा लेकर उस बगीचे में जाता है और फिर विशाल देखता है कि बगीचे में एक सुनहरे बाल वाली राजकुमारी टहल रही होती है, जो कि बगीचे में सुंदर सुंदर फलों की खुशबू का आनंद ले रही थी। विशाल उस राजकुमारी की तरफ देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी इतनी सुंदर राजकुमारी को नहीं देखा था। फिर विशाल हिम्मत करके गुलाब के साथ उस राजकुमारी के पास जाता है। क्या आप मेरा ये कीमती गुलाब लेना पसंद करेंगी? ये गुलाब की खुशबू यहाँ पर सभी फूलों से अच्छी है। मैं ये गुलाब आपके लिए खास पहाड़ियों से तोड़कर लेकर आया हूँ। शुक्रिया आपका, ये गुलाब तो बहुत ही सुंदर है, मुझे गुलाब बहुत ही ज्यादा पसंद है। सिंड्रेला गुलाब को स्वीकार कर लेती है और जैसे ही वो उस गुलाब को सूंघती है वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद विशाल जल्दी से घोड़े पर राजकुमारी के साथ सवार होता है और उसे जल्दी से राजमहल ले आता है। राजकुमारी को महल में देखकर राजा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सभी लोग ढोल नगाड़े बजाओ, मेरी प्यारी राजकुमारी आई है। इसके बाद राजा के सभी सिपाही खुशी के मारे ढोल नगाड़े बजाते हैं, जिसे सुनकर सुनहरे बाल वाली राजकुमारी होश में आ जाती है। मैं कहाँ पर हूँ और आप सभी लोग कौन हैं? तुम अपने दूल्हे के पास हो राजकुमारी। क्या दूल्हे के पास? राजकुमारी तुम अपने दूल्हे के पास हो, मुझसे ही तुम्हारा विवाह होगा। क्या मेरा विवाह तुम्हारे साथ, वो भी मेरी बिना इजाजत के? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन रानी क्यों? मैं सिर्फ अपनी माँ के द्वारा दिए हुए गाउन में ही शादी कर सकती हूँ। मैं आपसे शादी तभी करूँगी जब आप मेरे लिए वो गाउन लेकर आएंगे। क्या आप मुझे बता सकती हैं राजकुमारी कि आपकी माँ का वो गाउन कहाँ पर है? महाराज, मेरी माँ का दिया हुआ गाउन समुद्र के नीचे बनी गुफा के अंदर है। अगर आप वो लेकर आएंगे तो मैं आपसे शादी जरूर करूँगी। विशाल, सुन रहे हो ना तुम? मेरी होने वाली पत्नी ने क्या कहा है? जल्दी जाओ और वहाँ से जाकर राजकुमारी का गाउन लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें नदी के अंदर फेंक दूंगा। ये सुनकर विशाल हक्का बक्का रह गया और जाकर अपनी बहन को सारी बात बताई। अब बस बहुत हुआ, अब मुझे लगता है कि इस राजा को सबक सिखाने की जरूरत है। भाई, तुम मुझे अपने साथ समंदर पर ले चलो। इसके बाद वैष्णवी और विशाल दोनों समंदर के किनारे चले जाते हैं। मेरी प्यारी दोस्त डॉल्फिन, तुम बाहर आओ, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। वैष्णवी के इतना बोलते ही समुद्र में से एक बड़ी सी डॉल्फिन निकल कर आती है। हेलो मेरी दोस्त, इतने सालों के बाद मिलकर मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ। बताओ क्या परेशानी है जो तुमने मुझे बुलाया? इसके बाद वैष्णवी सारी समस्याएं उस डॉल्फिन को बताती है। जिसके बाद डॉल्फिन अपने बाकी के साथियों को भी बुला लेती है। जिसके बाद डॉल्फिन विशाल को एक अद्भुत पानी पीने को देती है। विशाल वो पानी पी लेता है। इसके बाद विशाल पानी में गोता लगाता है। डॉल्फिन का पीछा करते हुए विशाल समुद्र के नीचे जाता है। थोड़े समय बाद विशाल को वो गुफा मिल जाती है। उस गुफा के अंदर जाकर विशाल वो गाउन लेकर आ जाता है। वो गाउन लेकर विशाल पानी से बाहर आ जाता है। उसके बाद सभी डॉल्फिन भी विशाल के पीछे पीछे आ जाती है। आखिरकार ये गाउन मिल ही गया मेरे भाई। अब तकरीबन सब कुछ सही होने वाला है। तकरीबन क्यों? अभी हमें एक और मुसीबत का सामना करना है, पर उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरी दोस्त। पर वो क्या है? उसके बाद वैष्णवी डॉल्फिन को सारी बात बताती है जिसकी उसने योजना बनाई थी। ठीक है मेरी दोस्त, हम सब तुम्हारे इस काम में जरूर मदद करेंगे। चलो फिर चलते हैं। उसके बाद विशाल उस गाउन को लेकर राजमहल में राजा के पास लेकर जाती है। राजकुमार, मैं आपके कहे अनुसार वो गाउन समुद्र से निकाल कर ले आया हूँ। शाबाश, अब राजकुमारी और मेरा विवाह होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये गाउन मैं आपको तभी दूंगा जब आप अपने बुरे बर्ताव के लिए सभी गाँव वालों से माफी मांगोगे। ये क्या कह रहे हो तुम पागल लड़के? तुम्हें क्या लगता है मैं किसी के आगे झुकता हूँ? पकड़ लो सभी सिपाही इसे। जैसे ही सभी सिपाही विशाल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, सारे डॉल्फिन सिपाहियों के सामने आ जाते हैं। डॉल्फिन को देखते ही सभी सिपाही वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वे सभी डॉल्फिन राजा की तरफ बढ़ते हैं। कोई बचाओ मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। राजा भागते भागते अपनी बालकनी की तरफ आ जाता है। तभी वहाँ पर विशाल आ जाता है। तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो ये सारे डॉल्फिन तुम्हें मार डालेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ही दुष्ट और बेकार राजा हूँ। और ये भी कहा है कि मैं अपनी गद्दी छोड़ रहा हूँ। अरे तुम क्या बोल रहे हो? मैं अपनी गद्दी नहीं छोड़ रहा। डॉल्फिन बढ़ो राजा की तरफ और मार डालो। नहीं, ऐसा मत करो, मैं गद्दी छोड़ रहा हूँ अपनी। इसके बाद विशाल राजा को काल कोठरी में बंद करवा देता है। इसके बाद सुनहरे बाल वाली राजकुमारी सिंड्रेला विशाल को धन्यवाद देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम एक बहादुर नौजवान हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। विशाल सिंड्रेला की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो सभी लोगों को धन्यवाद करता है जिन्होंने उसकी मदद की। फिर विशाल और सिंड्रेला शादी कर लेते हैं। उस राज्य का राजा विशाल बन जाता है और हंसी खुशी से उस राज्य में अपना जीवन व्यतीत करता है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।